हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है इंडियन पिनल कोड के ऊपर और इंडियन पिनल कोड की सारी वीडियोस मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सारी जानकारी, डिटेल स्टडी आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुक, कोई और नोट्स वगैरह कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो सारे जुडिशियल एग्ज़ाम्स आप आराम से दे सकेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना क्रिमिनल इंटिमिडेशन के टॉपिक को। सबसे पहले बेर एक्ट रीड करवा देता हूँ आपको मैं। बेसिक से बेर एक्ट है, इसके अंदर जो लैंग्वेज है बहुत बेसिक सी है, शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगे आपको जब पहली बार रीड करोगे, लेकिन जब आप समझ लोगे एक बार तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। देखो, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, ठीक है, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation। शायद 2% 3% आपको समझ आया होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आया। तो शुरू करते हैं डिटेल स्टडी। सबसे पहले बताता है whoever। द वर्ड whoever includes only those persons which can be punished by the IPC। तो जो पर्सन पनिश्ड हो ही नहीं सकते वो तो whoever में आ ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, जिन पर्सन्स को क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर इन लोगों ने ये क्राइम करा भी होता तो भी ये इम्यून थे, इनको आप क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा सकते हो। ठीक है, पहले आपको प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इम्पीच करना होगा उसकी पोस्ट से, तब जाकर उसको प्राइवेट पर्सन डिक्लेयर करके, इंडिविजुअल डिक्लेयर करके, तब आप उस पर क्रिमिनल चार्ज लगा सकते थे, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। ओके। दूसरा वर्ड थ्रेटन्स। जो यहाँ पे वर्ड थ्रेट लिखा हुआ है ना, यहाँ थ्रेट जो है, जैसे एग्जांपल ये ए है, ए ने बी को जो थ्रेट दिया, तो जिस पर्पस के लिए थ्रेट दिया वो कोई जर्नल पर्पस होना चाहिए, मतलब किसी भी पर्पस के लिए वो थ्रेट दे सकता है। अगर वो थ्रेट कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया था तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होगा। स्पेसिफिक पर्पस का एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लो ये ए है, ए ने बी को जो थ्रेट दिया वो ये दिया कि बी, जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है ना, वो तुम मुझे डिलीवर करो। अगर ये प्रॉपर्टी तुम डिलीवर करते हो तो जो ये थ्रेट होता है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं कहलाया जाएगा, वो है एक्सटॉर्शन। तो अभी मैं आपको एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ, बहुत गौर से सुनना उसके बाद। ठीक है, ओके। अब आगे सुनो। अब जरूरी नहीं है कि जो ए ने जो थ्रेट दिया और जब ए थ्रेट दे रहा था तो बी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। इट मे नॉट बी ए डायरेक्ट थ्रेट। It is not necessary that the complainant must be present at the time when threat was given by the accused. ठीक है, whether the threat did or did not frighten any person, it is immaterial। तो अगर A ने B को थ्रेट दिया और B डरा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं हुआ। A फिर भी लायबल होगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए। समझ आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल, एक केस था, एक एक्यूज था। एक्यूज ने बोला कि भैया इस हॉल के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं ना, इन लड़कियों को, जो लेडी टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स थी यहाँ पे, ठीक है, इनको बोला गया कि भैया तुमको तो बालों से पकड़ कर ना लात मार के इस हॉल से निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कि कौन इस हॉल के अंदर वापस आता है। तो अब इसने तो जर्नली बोल दिया हर किसी को। अब जरूरी थोड़ी है कि मान लो सी नाम का जो कंप्लेनेंट थी, जो लड़की कंप्लेनेंट थी, वो उस टाइम पे प्रेजेंट हो या ना हो, आपने तो थ्रेट दे दिया ना। कुल मिलाकर कैसे भी अगर एक थ्रेट जो है वो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को कम्युनिकेट हो गया है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट हो गया है, तो वो थ्रेट माना जाता है। ठीक है, अदरवाइज कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो वो थ्रेट कैसे माना जाएगा? जैसे एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इस हॉल के अंदर जो भी कोई आएगा ना, मैं उसको शूट कर दूंगा।
अब ये बात तो मैंने सिर्फ साइलेंट रूम में, अकेले रूम में बताई थी, किसी को कम्युनिकेट ही नहीं हुई। जब कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो फिर थ्रेट कैसे माना जाएगा? ठीक है, तो समझ के, अगर ए ने बी को थ्रेट दिया, जरूरी नहीं है कि बी प्रेजेंट हो, एक बात। दूसरी बात, जो थ्रेट है बी को बस कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। तीसरी बात, अब बी डरे या ना डरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए ने तो थ्रेट दे दिया, बात खत्म होती है। ठीक है, अब सुनो, एक ये दोबारा पढ़ लो केस। इन दिस केस द accused was alleged to have threatened the lady teachers in the hall by shouting that the lady teachers should be caught by their hair, kicked in their waist and pulled out of the hall, and threatening them that he would see that how they would remain in the hall. The Bombay High Court held that this is an offense of criminal intimidation. आगे सुनो, अब थ्रेट किस चीज़ का हो रहा है? थ्रेट हो रहा है इंजरी देने का पर्सन को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को। यानी कि मैं तुमको कोई इंजरी पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन पे कोई इंजरी पहुंचा दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई इंजरी पहुंचा दूंगा, तो वो इंजरी होती है। अब इंजरी जो शब्द है वो सेक्शन 44 इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। ठीक है, इंजरी वहाँ पर डिफाइंड है, इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू माइंड, इंजरी टू रेपुटेशन और इंजरी टू प्रॉपर्टी। अब माइंड वर्ड तो यहाँ पे इंक्लूड करा ही नहीं गया, यहाँ तो माइंड है ही नहीं, तो माइंड को ना हम रेपुटेशन के अंदर सबमर्ज कर देते हैं। ठीक है, माइंड को बोल देते हैं कि ठीक है, जब रेपुटेशन हर्ट हुई होगी तो माइंड भी हर्ट हुआ होगा, तो इंटरप्रिटेशन का काम है वहाँ पर। ठीक है, अगला सुन, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। अब मान लो ए ने थ्रेट दिया बी को कि भैया बी, अगर तुमने ये काम नहीं करा तो मैं सी नाम के बंदे को जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, मान लो ये फादर है और ये सन है, तो इस सन को मैं इंजरी पहुंचाऊंगा या फिर इसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाऊंगा। बस दो ही शब्द है यहाँ पर जो यूज़ करे हैं, एक तो पर्सन और एक रेपुटेशन। प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बात नहीं करी गई यहाँ पर, तो हमको सिर्फ इसी पे ही स्टिक रहना है कि या तो उसको या उसकी रेपुटेशन को मैं हर्ट करूंगा, इंजरी पहुंचाऊंगा, हर्ट नहीं इंजरी पहुंचाऊंगा। ठीक है, here the threat is given to cause injury to any other person, but the term injury here is only limited to person and reputation. ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो थ्रेट मैंने जो पहुंचाया आपको, मेरी क्या इंटेंशन थी यहाँ पर? यहाँ पर इंटेंशन का बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रोल है। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है ये वाले काम करने की, तो आपका एक्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल नहीं करेगा। नंबर 1, विद द इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन। देखो, अब जैसे आपने ये सीन तो देखा ही होगा कि पंडित जी केस ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए कोर्ट में, तो वरना फिर चाकू रख देता है ये वाला, वरना आपको इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब भाई साहब डरे या ना डरे, इस भाई साहब ने तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया। ठीक है, इसने तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया। अब इसकी इंटेंशन क्या थी कि इसके माइंड में एक अलार्म पैदा हो कि अगर इसने ज़्यादा कुछ चू चपाट करी तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशन दिख रही है। आप वो इंटेंशन को, आप जो इंटेंशन जो वर्ड है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है जिसको आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस देकर आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस बहुत ही रेयरली मिलता है इंटेंशन को साबित करने के लिए। जब हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट तब आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है। ठीक है, देखो, अ मेयर थ्रेट डज नॉट अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इट मस्ट बी मेड विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन थ्रेटेंड। अब जो शब्द है अलार्म, कि अलार्म का मतलब क्या है? कहा जाता है कि जब अलार्म शब्द से पहले दो वर्ड चुने गए थे, एक वर्ड चुना गया था डिस्ट्रेस और दूसरा चुना गया था टेरर, पर डिस्ट्रेस और टेरर की जगह उन्होंने अलार्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि डिस्ट्रेस और थ्रेट ना, डिस्ट्रेस और टेरर जो शब्द हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। अलार्म तो आप किसी भी तरीके से हो सकते हो, हल्का सा एकदम से कुछ आपके अंदर सेंस ऑफ फीलिंग जाग उठी तो वो अलार्म हो गया। ठीक है, सॉरी, अब देखो, अब पहला केस आता है ए के बेहरा वर्सेस एन बेहरा। इसके अंदर अलार्म का मतलब बताया गया था। देखो, इन दिस केस द कंप्लेनेंट अप्रोच द ओडिशा हाई कोर्ट अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ द एक्यूज बाय द ट्रायल कोर्ट। कंप्लेनेंट पहुंचता हाई कोर्ट के पास कि जी इसको आपने एक्विट कैसे कर दिया। उसकी कंटेंशन क्या थी कि एक दिन क्या होता है, उसके गाँव में एक्यूज जो है
कई सारे आते हैं, उसको घेरा कर लेते हैं और गालियाँ गलौज करते हैं उसके ऊपर। और अगर एक जो विटनेस था, जो विटनेस अगर बीच में ना आता ना, तो उसको तो भाई ये लोग घूसा घूसा मार देते, इंजरी पहुँचा देते उसको, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि भाई साहब कंप्लेनेंट, क्या आपके माइंड में कोई अलार्म हुआ, क्या आपको उसका थ्रेट हुआ? कहता नहीं, मेरे को थ्रेट तो नहीं हुआ। तो जब अलार्म ही नहीं हुआ, थ्रेट ही नहीं हुआ, तो क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ? तो ये बात रखी डिफेंस काउंसिल ने, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने बोला कि जो मेन इंग्रेडिएंट है थ्रेट का, वो हमारा है अलार्म पैदा करना। जब अलार्म पैदा ही नहीं हुआ तो क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन तो नहीं होना चाहिए। अरे तो कोर्ट ने क्या कहा कि इंटेंशन जो होती है भाई, इंटेंशन देखी जाती है। वॉज द एक्यूज हैविंग इंटेंशन टू कॉज अलार्म टू द विक्टिम? यस, द एक्यूज वॉज हैविंग इंटेंशन। तो इट इज इममटीरियल कि अलार्म उसका अफेक्ट जो है वो कंप्लेनेंट में पड़े या ना पड़े। आपकी इंटेंशन तो थी ना, आपकी इंटेंशन तो अलार्म पैदा करने की थी, तो आपने अपना अलार्म पैदा कर दिया है, तो भैया ये तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा, ठीक है। Intention must be to cause alarm to the victim, and whether he is alarmed or not is really of no consequence. But material has to be brought on record to show that the intention was to cause alarm to that person. ठीक है। Mere expressions of any words without any intention to cause alarm would not be sufficient to bring an application of section 506. अगर मान लो सिर्फ मैंने कुछ वर्ड्स बोले, मेरी इंटेंशन नहीं थी आपको अलार्म पैदा करने की, अगर मेरी इंटेंशन नहीं थी अलार्म पैदा करने की, तो मैं क्रिमिनली इंटिमिडेट नहीं मानूंगा कि मैंने आपको क्रिमिनली इंटिमिडेट करा है। अगर मान लो मैं सिर्फ आपको मेरे एब्यूजिव वर्ड्स ही बोलता हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं है कि आपके माइंड में कोई एक अलार्म पैदा करूँ, तो फिर क्या कहते हैं, मैं 506 के अंदर लायबल नहीं माना जाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको जो थ्रेट दिया था वो इसलिए दिया था ताकि मैं आपसे कोई एक्ट करवा सकूं या फिर आपसे एक्ट कोई ओमिट करवा सकूं। अब एक्ट करवाऊंगा वो जो कि आप लीगली बाउंड नहीं हो करने के लिए, और ओमिट कराऊंगा वो जो कि लीगली बाउंड हो, आप लीगली एंटाइटल्ड हो करने के लिए। अगर आप ये एक्ट करते हो तो फिर मैं उस थ्रेट का एग्जीक्यूशन नहीं करूँगा। अगर बोला मैंने आपको कि भैया अगर आपने केस में ज़्यादा चूचपाट करी ना तो फिर हम आपको इंजरी पहुंचा देंगे, तो अगर आपने ये काम नहीं करा, मतलब आपने ओमिट कर दिया, बेसिकली ये बंदा क्या कह रहा है कि यू ओमिट टू प्रोसिक्यूट और टू डिफेंड हिज केस। अगर आपने ओमिट कर दिया तो फिर ये आपको इंजरी नहीं पहुंचाएगा, अगर आपने ओमिट नहीं करा तो ये आपको इंजरी पहुंचा देगा। तो इसके एग्जीक्यूशन को अवॉइड करने के लिए आपको ये एक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप एक्ट कर दोगे तो आप बच जाओगे, अगर आपने एक्ट नहीं करा तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, ठीक है, एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट, ठीक है, अवॉइडिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट। चलो अब हम बात करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एक्सटॉर्शन के डिफरेंस के बीच में। एक्सटॉर्शन के अंदर जो हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है या तो मनी लेना या मनी की जो जैसा इक्विवेलेंट होता है वो लेना, ठीक है। ज़्यादातर ये सिर्फ प्रॉपर्टी से ही डील करता है, प्रॉपर्टी ऑफेंस है एक्सटॉर्शन, ठीक है, याद रखना। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो तरह से काइंड ऑफ बॉडी ऑफेंस कह सकते हैं, लेकिन हम बॉडी ऑफेंस नहीं कहते उसको, हम कहते हैं ऑफेंस टू माइंड, वो माइंड को अफेक्ट करता है ज़्यादातर, ठीक है। देखो क्योंकि वो अगर बॉडी ऑफेंस होता तो चैप्टर नंबर 16 में मिलता, ना वो चैप्टर 16 में है ना वो चैप्टर 17 में है, तो वो माइंड से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 22 के अंदर है, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस सिर्फ 17 में मिलेंगे और बॉडी वाले ऑफेंसेस सिर्फ 16 में मिलेंगे। जो 16 में नहीं है वो बॉडी ऑफेंसेस नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर 16 का जो हेडिंग है वो यही है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सॉरी, अब देखो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में क्या होगा कि जो इमीडिएट पर्पस है वो आपका, वो सिर्फ इंड्यूस करना है पर्सन को कि तुम ये काम करो या ये काम ना करो। अब जरूरी थोड़ी है कि वो प्रॉपर्टी मांग रहा है तुमसे, वो तुमसे बोल रहा है कि ये एक्ट कर दो या ये एक्ट ओमिट कर दो, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में समझ आ गया आपको। एक्सटॉर्शन में क्या था कि एक्सटॉर्शन में हम आपको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं। डिसऑनेस्टली मतलब या तो मैं आपको बताता हूँ, रॉन्गफुल गेन लेने के लिए या रॉन्गफुल लॉस लेने के, थोड़ा प्री मैच्योर है अभी आप उसके बारे में मत पढ़ो। एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि हम आपसे पैसा मांगते हैं या फिर पैसे जैसी कोई चीज़ मांगते हैं कि जो भी मनी इक्विवेलेंट है, जिसके ज़रिए मैं मनी गेन कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा,
एक्सटॉर्शन इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफेंडर एंड विक्टिम इज थ्रू फियर इंड्यूस टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी। तो एक्सटॉर्शन के केस में विक्टिम का वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जब भी तो हम उसको इंड्यूस करेंगे कि ला जो तेरे पास पड़ा है वो सामान ला, जो प्रॉपर्टी तेरे पास पड़ी है वो लेकर आ। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में ज़रूरी नहीं है कि थ्रेट के टाइम पर विक्टिम प्रेजेंट हो, थ्रेट डायरेक्टली एड्रेस करा जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, if it reaches anyhow the offense is completed. Again in criminal intimidation the threat need not have actually produced any expected effect. मैं अगर तुमको थ्रेट कर रहा हूँ और मैं इंटेंशन रख रहा हूँ कि तुम डर जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं डरते तो उसका क्या मतलब हुआ? मैंने क्रिमिनली इंटिमिडेट नहीं करा, मैंने क्रिमिनली इंटिमिडेट फिर भी माना जाएगा मैंने करा है। ठीक है, द इंटिमिडेटर विल बी लायबल। एक्सटॉर्शन के केस में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मेन असेंस होता है ऑफेंस का। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केस में कोई डिलीवरी ना भी हो तो भी चलता है। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इट इज कूल। ठीक है, चलो गाइस मैं आपको एक केस बताता हूँ, रमेश चंद्र अरोड़ा वर्सेस स्टेट का केस। इसके अंदर क्या हुआ, ये ए नाम का बंदा था, ये बी नाम की लड़की थी, इसके घर वाले थे सी नाम के लोग, ये सारे घर वाले थे। ठीक है, अब इसने इनको थ्रेट करा और बोला कि भैया तुम मुझे ना पैसा दो, हर्ष मनी मांगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा कि तुम मुझे पैसा दो, अगर तुम मुझे पैसा नहीं देते तो मैं तुम्हारी बेटी की न्यूड फोटोग्राफ्स वायरल कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला कि ये एक्ट करो, अगर तुम इस एक्ट को नहीं करते तो मैं ये वाला थ्रेट जो ये इंजरी जो तुम्हें दे रहा हूँ, इंजरी टू रेपुटेशन, ये जो मैं दे रहा हूँ ये कर दूंगा, ये जो मैं थ्रेट दे रहा हूँ ना इंजरी टू रेपुटेशन का, ये मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इसके एग्जीक्यूशन को अवॉइड करवाने के लिए तुमको ये एक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। देखो वैसे तो हो सकता था ये एक्सटॉर्शन भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एक्सटॉर्शन का चार्ज लगाया नहीं तो कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? दोनों में आप इंजरी तो दे रहे हो, थ्रेट ही तो कर रहे हो दोनों में। ठीक है, इंजरी देने का थ्रेट ही तो कर रहे हो, और जब कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा तो चार्ज ना भी लगाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना होना तो ये चाहिए था ये 384 रेड विद 511। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं 511 भी चलता है। अगर किसी चार्ज को ना लगने से प्रेजुडिस नहीं होता तो उसका चार्ज लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सीआरपीसी में पढ़ने वाले हैं जब जॉइंटर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है पनिशमेंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। सेक्शन 506 और 507 ये दो सेक्शन जो हैं डील करते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। देखो जनरली तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो पनिशमेंट है वो है 2 साल तक की, मतलब अप टू 2 ईयर्स आपको कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक मिल सकती है आपको। या तो आपको सिर्फ फाइन देके छोड़ देंगे, या तो फाइन भी ले लेंगे और पनिशमेंट भी दे देंगे। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, बेलेबल ऑफेंस है ये, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये। और कंपाउंडेबल उसके अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, अब होता है इसके अंदर 2 पार्ट हैं, पनिशमेंट के 2 पार्ट हैं। एक तो हो गया जर्नल पार्ट जिसके अंदर सजा है 2 साल तक की, और दूसरा पार्ट हो गया जिसमें सजा है 7 साल तक की, और हो सकता है कि फाइन देके भी छोड़ दें। अगर आपने थ्रेट दिया है जान से मारने का, ग्रीवियस हर्ट करवाने का, या ऐसा कोई ऑफेंस करने का आपके ऊपर जिसकी सज़ा जो है वो डेथ है या ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है, या फिर आपने बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे आग लगा दूंगा, ठीक है, या फिर तुम्हारी जो महिला है, विमेन जो है, उसको अपवित्र, इमोरल डिक्लेयर कर दूंगा कि ये तो इमोरल है, ये तो स्लट है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, ये तो होर है, ठीक है, होर है, ये कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसी कोई अगर आप इम्प्यूटेशन या थ्रेट कॉज करना चाहते हो तो उसमें आपको जो सज़ा मिलेगी वो 7 साल तक की मिलेगी, ठीक है, डन। चलो अब बात करते हैं सेक्शन 507 के बारे में। सेक्शन 507 कहता है कि अगर एक्यूज ने जब भी वो क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा था विक्टिम को, अगर उसने ऐसे फ़ोन कॉल्स, अनोनिमस फ़ोन कॉल्स, टेलीफोन का इस्तेमाल करके या फिर एनोनिमस कम्युनिकेशन करके ना कि मैं कौन हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ करता है, या फिर वो प्रिकॉशंस लेता है अपने आप को कंसील करने की, अपने नाम को कंसील करने की या अपना एड्रेस को कंसील करने की, तो सज़ा 2 साल प्लस में मिलेगी एक्स्ट्रा में। तो 506 की सज़ा तो मिलेगी, साथ में 507 की भी मिलेगी, ठीक है।
तो ये था हमारा गाइस टॉपिक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा, और आई एम रियली सॉरी आपको जो नॉइस वगैरह यहाँ पर आ रही है, हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।